बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो के इस अंक में कक्षा 12वीं के काव्य खंड का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने और जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण सिंह, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। और इस पर आधारित आप इसके सारांश, इसकी व्याख्या, इसके प्रश्नोत्तर, इन सब से आप अवगत हो सकेंगे। तो इन सारी चीजों को अवगत होने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। शीर्षक है कविता के बहाने। कविता के बहाने का मतलब क्या है? कवि ने कहा कि जिस तरीके से चिड़िया अपनी उड़ान भरती है, फूल अपनी महक चारों तरफ फैलाता रहता है, बच्चे क्रीड़ा करते हैं, तो इन तीनों का ही समावेश हमारी कविता में होता है। कविता में भी तरह तरह के भाव, तरह तरह की कल्पनाएं, ये सभी तथ्य इस पे विद्यमान होते हैं। अर्थात यदि हम कहें कि हमारी कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की महक और बच्चों की क्रीड़ा, इन तीनों का ही समावेश है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। कवि ने कहा कि हमारी कविता जो अपनी सुगंधी फैलाती है, उस सुगंधी के सामने फूल की सुगंधी तुच्छ है, ससीम है। जैसे चिड़िया अपना उड़ान भरती है तो उसकी उड़ान क्या है? सीमित है। लेकिन हमारी कविता का उड़ान क्या होता है? असीमित होता है। तो इसको ही इन्होंने 3 उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। पहला उदाहरण इन्होंने पक्षी का लिया है, चिड़िए का लिया है। दूसरा उदाहरण फूल का लिया है और तीसरे उदाहरण में इन्होंने बच्चे से तुलना किया है कवि का। तो यहाँ पर अलग अलग रूपों में तुलना करने के कारण क्या मानवीकरण अलंकार भी इसमें पुष्ट हुआ है। तो पहले हम कविता का भाव देखें कि कविता कहती क्या है। जैसे पहला ही है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि हमारी कविता में भी कल्पना की, भावनाओं की उड़ान होती है। जिस तरीके से पक्षी अपने दाना चुगने के लिए अपनी उड़ान भरते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक उड़ते हैं, उड़ करके जाते हैं, उनकी उड़ान क्या होती है? एक सीमा तक ही है। वह अपना उड़ान जब भी भरते हैं पक्षी, तो उन पक्षियों का उड़ान क्या है? सीमित है। दूसरे लफ्ज में हम यह कहें कि ससीम है। क्यों? क्योंकि उनकी एक सीमा है कि वह कहां तक उड़ सकते हैं। आकाश में ही उड़ सकते हैं और एक निश्चित सीमा तक उड़ सकते हैं। लेकिन कवि ने कहा कि हमारी कविता असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, वह कहीं भी उड़ सकती है। क्योंकि आज से 300-400 वर्ष पहले की लिखी हुई कविताएं भी आज भी उसी रूप में आनंद प्रदान करती हैं जिस रूप में वह पहले लिखी गई थी। इसलिए इन्होंने इस बात को कहा। आगे क्या कहा? बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया उड़ान अपना क्या बाहर ही भर सकती है, खुले आकाश में उड़ान भर सकती है। लेकिन हमारी कविता क्या होती है? हमारी कविता घर की गतिविधियों पर भी आधारित होती है, बाहर की गतिविधियों पर आधारित होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि बाहर भीतर, घर से बाहर की भी भावनाएं उसमें निहित होती हैं, घर के अंदर की भी भावनाएं निहित होती हैं। इस घर, हमारी कविता में इस घर उस घर, आशय क्या? घर घर की कहानी का वर्णन होता है। केवल एक कहानी का वर्णन नहीं होता, घर घर की कहानी का इसमें वर्णन होता है बेटा। इसलिए इन्होंने कहा कि इस घर उस घर, अर्थात प्रत्येक घर घर की कहानी निहित होती है। किसमें? कविता में।
कविता के पंख, कविता के पंख लगा उड़ने की मायने। हमारी कविता भावना के, कल्पना के जो पंख लगा करके उड़ती है, अर्थात जो उड़ान भरती है, चिड़िया क्या जाने, वह चिड़िया भला क्या जानेगी कि हमारी कविता में किस तरीके की उड़ान होती है। आशय एक लाइन में यदि हम स्पष्ट करें तो एक लाइन में आपका उत्तर होगा कि चिड़िया की उड़ान ससीम है। ससीम का मतलब क्या हुआ, एक सीमा तक ही वह अपना उड़ान भर सकती है, लेकिन हमारी कविता उसकी उड़ान क्या है, असीम है। सीम दोनों में ही है, एक में श लगाया गया है, उपसर्ग दोनों में लगाया गया है। स का मतलब क्या, साथ में, सीमा के साथ में, सीमा में बंधन है, और दूसरा असीम जिसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो यह इन्होंने कहा। अब अगला इसी में है पद कि कविता एक खिलना है। अगले रूप में कवि कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस तरीके से पुष्प खिलता है, पुष्प की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पुष्प की सबसे विशेषता होती है, बड़ी विशेषता क्या होती है, अपनी महक फैलाना, अपनी सुगंध को हर एक दिशाओं में फैलाना। कविता का यह प्रमुख गुण है। तो कवि ने कहा कि कविता एक खिलना है। हमारी कविता में भी वह सारा गुण विद्यमान है। किसका गुण, उन फूलों का गुण। जिस तरीके से फूल अपनी सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाता है, ठीक उसी तरीके से हमारी कविता भी अपनी कल्पना की, भावना की सुगंध क्या करती है, हर एक दिशाओं में फैलाती रहती है। इसलिए इन्होंने कहा कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूल खिलते हैं, सुगंध फैलाते हैं, लेकिन क्या होता है, चंद्र दिनों के बाद में वही फूल क्या होते हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, सूख करके डाली से टूट जाते हैं, टूटने के बाद में धूल में जाते हैं, धूल में जा करके विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कवि ने कहा कि हमारी कविता जो होती है, उसकी जो सुगंधी होती है, वह कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वह समाप्त नहीं होती है। क्या कहा इन्होंने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। आशय क्या, यदि हम दोनों की तुलना करें, किसकी, फूल की और कविता की। फूल ने भी क्या किया, अपनी सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाया। कविता ने भी क्या किया, सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाया। लेकिन तुलना करेंगे तो कविता की सुगंध उस फूल की सुगंध से अधिक है। क्यों, क्योंकि फूल खिलता है, सुगंध फैलाता है, लेकिन उसके साथ ही एक तथ्य और भी है कि उसे एक न एक दिन क्या होना है, नष्ट हो जाना है। लेकिन आपकी जो कविता होती है, रासो साहित्य इतना सबसे पहले लिखे गए थे, डिंगल पिंगल भाषा है, उसमें कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन वह कविताएं भी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का लिखा हुआ अभी आज भी उसी तरीके से आनंद प्रदान करते हैं। 200-300 वर्षों के पहले की लिखी हुई कविता भी लोग उसी चाव से पढ़ते हैं, उसी रूप में आनंद प्रदान करते हैं। तो इन्होंने कहा कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जो अपनी सुगंधी को फैलाती है, वह भला फूल क्या जानेगा, अर्थात वह कैसे तुलना कर सकता है। अर्थात दूसरे लफ्ज में हम यह कहें कि कविता की सुगंधी को पुष्प की सुगंधी हरगिज प्राप्त नहीं कर सकती है, हरगिज उससे तुलना नहीं कर सकती। क्या कहा इन्होंने कि बाहर भीतर कविता की सुगंध जो होती है वह घर के अंदर होती है, घर के बाहर होती है। बाहर भीतर, घर के बाहर भी सुगंधी फैलाती है, घर के अंदर भी सुगंधी फैलाती है। इस घर उस घर, अर्थात हर एक घर घर में इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती रहती है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस घर उस घर, अर्थात इस घर में उस घर में, दूसरे लफ्ज में प्रत्येक घरों में यह अपनी सुगंध को फैलाती रहती है। बिना मुरझाए
फूल का गुण है कि वह एक न एक दिन क्या होता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। लेकिन यह बिना मुरझाए महकने के मायने, बिना मुरझाए हुए अपनी सुगंध को फैलाने के मायने फूल क्या जाने, क्या खा करके तुलना करेगा, अर्थात फूल इसकी तुलना कभी भी करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि इसकी सुगंध कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अगला इसी में अभी इसकी चंद पंक्तियां हैं क्या, कि कविता एक खेल है। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, शब्द अत्यंत साधारण हैं, सरल हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द का अर्थ यदि आप नहीं समझेंगे, कविता से वंचित रह जाएंगे, उसके भाव से वंचित हो जाओगे। कविता एक खेल है, कविता एक क्रीड़ा है। कवि ने कहा कि हमारी कविता भी क्या है, एक क्रीड़ा है, एक खेल है। क्या खेल है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चे भी क्रीड़ा करते हैं। बच्चों का प्रमुख गुण है घर से बाहर जा करके वह अपनी क्रीड़ा करते रहते हैं। कवि ने कहा कि कवि भी क्रीड़ा करता है, हमारी कविता भी क्रीड़ा करती है। क्या? जब तक कवि शब्दों से क्रीड़ा नहीं करता है, शब्दों पर चोट नहीं करता है, शब्दों को गढ़ता नहीं है, शब्दों को सही रूप नहीं देता है, तब तक कविता का निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे, तुलना किया गया है, जैसे बच्चे घर से बाहर निकल करके क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, वैसे ही कवि भी शब्दों के साथ में खिलवाड़ करता है, क्रीड़ा करता है, खेल करता है, उनको गढ़ने का कार्य करता है। करता क्या है? बाहर भीतर, घर के बाहर की गतिविधियों पर, घर के अंदर की गतिविधियों पर, और क्या, यह घर वह घर। बच्चे के रूप में यदि देखें तो बच्चा क्या करता है? घर के बाहर खेलता रहता है, घर के अंदर खेलता रहता है, यह घर वह घर। बच्चे भेदभाव से रहित होते हैं। बेटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्ति। बच्चों के लिए, बच्चों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हम और आप एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं? इन द्वेषों से अलग हैं। क्या उन्होंने कहा कि यह घर वह घर। बच्चे खेलते हुए इस घर में, उस घर में, हर एक घर में पहुंच जाते हैं, अर्थात उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। वह अपनी क्रीड़ा करते हुए एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर दौड़ते हुए वह कहीं भी पहुंच जाते हैं। जो आपके दुश्मन होते हैं, जिनसे आपकी दुश्मनी होती है, उनके घर भी वह बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। उनके अंदर द्वेषता नाम की कोई चीज नहीं होती। और कविता भी हमारी क्या करती है? कविता भी चाहे कोई भी हो, कवि का दुश्मन ही क्यों ना हो, वह भी उस कविता को पढ़ करके उसी रूप में आनंद को ग्रहण करता है। कवि की कविता कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती है, भेदभाव नहीं रखती है। इसलिए इन्होंने कहा कि यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के मायने। सब घर एक कर देना क्या है? बच्चे क्रीड़ा करते हुए हर एक घर को एक कर देते हैं। कब वह घर के बाहर खेलते रहे, कब घर के अंदर खेलते रहे, कब इस घर में चले गए, कब उस घर में चले गए, कहाँ क्रीड़ा किए, सब घर एक कर देने के मायने। हर एक घर को एक रूप में देखने का जो कार्य करते हैं बच्चे, एक कर देने के मायने, मतलब बच्चा ही जाने, बच्चा ही जान सकता है कि उसके अंदर कौन सी बात चल रही है, किस गुण के कारण वह बच्चा एक घर से दूसरे घर, हर एक घर में बिना भेदभाव के जाता रहता है। अर्थात जैसे बच्चा एक घर से दूसरे घर में जाता रहता है, वैसे ही ये सारे ही गुण किसमें? हमारी कविता में भी विद्यमान है। कवि ने कहा कि हमारी कविता में भी ये सारा गुण है। तो जिस तरीके से बच्चे क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही हमारी कविता भी क्या करती है?
कीड़ा करती रहती है। और हमारी कविता भी क्या चीज, भेदभाव नहीं रखती है। जैसे बच्चे भी इस घर उस घर से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो यह है इसमें कविता के बहाने में जो भी तथ्य आए हैं इनका भावार्थ, इस पर आधारित सीबीएसई बोर्ड में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, और जब तक आप अर्थ ग्रहण के प्रश्नों से अवगत नहीं होते हैं तब तक यह पढ़ाई आपकी पूरी नहीं होती है, अधूरी रह जाती है बेटा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ ग्रहण से कैसे प्रश्न बनेंगे। इस पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। बहुत आसान शब्द है, कवि तथा कविता का नाम। कविता का नाम कविता के बहाने, और कवि कुंवर नारायण सिंह है। इसमें कुंवर नारायण आप लिखेंगे कि कुंवर नारायण, कवि के नाम पर कुंवर नारायण, और कविता के बहाने। अगला प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। सीधे आप तुलना कर दीजिए कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। कवि ने इस बात को पक्षी के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से इस तथ्य को दर्शाने की कोशिश किया है कि चिड़िया एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकती है, पक्षी एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन हमारी कविता में किसी प्रकार की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न बनेगा कि चिड़िया कविता की उड़ान क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। चिड़िया कविता की उड़ान क्या जाने के माध्यम से क्या कहता है, वही बात कह रहा है कि चिड़िया यह क्या जान सकती है कि कविता कितनी उड़ान भरती है। अर्थात चिड़िया की उड़ान क्या है, सीमित है, एक सीमा तक ही है, लेकिन इसकी उड़ान असीमित है। अगला प्रश्न बनेगा कि कौन कविता के पंख लगा करके इधर उधर उड़ान भरता है। कविता, सीधे आपका उत्तर होगा कि कविता अपनी भावनाओं के पंख, कल्पनाओं के पंख लगा करके मानव मन के भीतर, मानव मन के बाहर, यहां वहां हर एक जगह पर समान रूप से अपना क्या उड़ान भरती रहती है। कौन भरती रहती है, कविता भरती रहती है। अगला प्रश्न बनेगा कि आशय स्पष्ट कीजिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फिर उससे तुलना कर दीजिए कि कविता सुगंध तो फैलाती है, फूल भी सुगंध फैलाता है, लेकिन फूल की सुगंध क्या है, चंद दिनों के लिए है। सुगंध फैलाने के साथ ही वह गिर करके मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कविता की सुगंध कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वह हमेशा अपने आनंद को प्रदान करती रहती है। अगला प्रश्न बनेगा कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि फूल स्वयं तो खिलता है, लेकिन चंद दिनों के बाद में वह धूल में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन कविता अपनी सुगंधी को लगातार फैलाती रहती है, उसकी सुगंधी कभी समाप्त नहीं होती। इस पद्यांश का मूल आशय क्या है। आशय यह कि कविता की सुगंध दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाती है, उसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती है, जबकि फूल की सुगंध एक न एक दिन क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न बनेगा, बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता रहता है। आशय स्पष्ट कीजिए। बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता रहता है। कविता, कविता ही है जो बिना मुरझाए, अर्थात बिना अपने भाव को कम किए, मानव मन के भीतर, मानव मन के बाहर हर एक जगह अपनी सुगंध को फैलाती रहती है, उसकी सुगंधी बिखरती रहती है। अगला प्रश्न इस पर बनेगा बेटा कि कविता को खेल क्यों कहा गया है। कविता को खेल इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए शब्दों से क्रीड़ा करता है। जब तक वह क्रीड़ा नहीं करेगा तब तक वह अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि बच्चा खेल खेल में कौन सा महत्वपूर्ण काम कर देता है।
बच्चा खेल खेल में क्या सब में एकता स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर देता है। इस घर उस घर, हर एक घर में जहां कहीं होता है वह दौड़ते हुए पहुंच जाता है, अर्थात हर घर को वह एक कर देता है। कौन कर देता है? बच्चा कर देता है। इस पद्यांश का संदेश क्या है? इस पद्यांश का संदेश यह है कि हमें कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा हर एक घरों में बिना रोक टोक के वह जाया करता है, सबको एक मानता है, उसी तरीके से हमको भी सबको क्या करना चाहिए? बिल्कुल एक नजर से देखना चाहिए, एक दृष्टि से देखनी चाहिए, भेदभाव कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। मैं कक्षा में भी बताया था, क्लास 11 में भी बच्चों तुम लोगों को बताया था कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में इसमें कविता की तुलना चिड़िया से और किससे? फूल से की गई है। दूसरा, कविता की उड़ान को असीमित बताया गया है, कविता की महक को असीमित बताया गया है, जबकि चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया गया है, फूल की सुगंध को सीमित बताया गया है, सीमित समय के लिए बताया गया है। तो यह हो जाएगा आपका भाव सौंदर्य। लेकिन इसमें शिल्प सौंदर्य क्या होगा? शिल्प सौंदर्य हर एक पद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बाहर भीतर, इस घर उस घर में, देख रहे हो क्या र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, कविता का मानवीकरण कर दिया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है, सीधे आप कह दो। तीसरा क्या है? जाने माने के, इसमें किसी प्रकार का कोई छंद नहीं है, लेकिन कविता में केवल जाने माने आदि तुकांत शब्दों का प्रयोग करके अत्यंत महत्वपूर्ण भाव को व्यक्त किया गया और कविता रोचक हो गई है। अगला, भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। इस कविता की भाषा क्या है? सरल, सहज और प्रवाहमयी, प्रवाह के रूप में बहती रहती है। अगला क्या है? इसमें भी कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने, ल ल वर्ण की आवृत्ति हो रही। अनुप्रास के तो अनेक उदाहरण इसमें मिल जाएंगे आपको, चाहे भाई कहीं भी खोजेंगे तो अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। कविता का मानवीकरण किया गया है, भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। और आपको पता है कि केवल 2